हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारी बिजनेस इकोनॉमिक सीरीज़ का डे 4 है और इस सीरीज़ में हम इम्पोर्टेंट PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आपके एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं, केवल 50 डेज बचे हैं और ये नेक्स्ट 50 डेज डिसाइड करेंगे आपका रिजल्ट कैसा होगा। तो अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो PYQs की प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि PYQs है इनका पैटर्न एग्जाम में रिपीट होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द फॉलोइंग कर्व्स आर यू शेप्ड एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा कर्व है जो यू शेप का नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AFC कर्व। क्योंकि जो AFC कर्व होता है उसकी शेप होती है लाइक दिस। ये यू शेप नहीं होता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसकी शेप होती है। इसका रीजन ये है कि जो AFC कर्व है वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। देखो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड है स्लोपिंग, और इसका रीजन ये है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है चाहे उसका प्रोडक्शन कैसा भी हो। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होने से इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी होती है, यू शेप नहीं होती। और बाकी सारे कर्व हैं जैसे AVC, AC कर्व और MC कर्व, इनकी सबकी शेप होती है यू शेप। देखो ये है आपका AVC कर्व, ये AC कर्व, और या ऐसे होता है आपका MC कर्व। तो ऐसे इनकी शेप होती है। तो इनकी सबकी जो शेप है वो यू शेप है, लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसकी शेप यू शेप नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया हुआ है और आपको बताना है रिटर्न ऑफ स्केल क्या है। कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू A और प्रोडक्शन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो A प्लस जो B ये डिसाइड करता है कि जो रिटर्न ऑफ स्केल है वो कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर A प्लस B इनका टोटल जो सम है वो इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब कांस्टेंट। और A प्लस B मोर देन 1 है, इसका मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल है। और A प्लस B लेस देन 1 है, इसका मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल है। तो इसमें आपको दे रखा है 0.6 प्लस 0.8, तो ये हो जाएगा 0.9। तो ये लेस देन 1 है, इसका मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द किंग डिमांड मॉडल द डिमांड कर्व इज ड्रॉन ऑन द एजम्पशन दैट। तो जो किंग डिमांड कर्व होता है उसकी एजम्पशन किस पे बेस्ड, इसमें किस पे बेस्ड है, उसकी एजम्पशन क्या है। तो ये मॉडल जो है वो रिलेटेड है ओलिगोपोली मार्केट से। और ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, उसमें जो प्राइस है उसकी प्राइस रिजिडिटी होती है, मतलब उसकी प्राइस स्टेबल होती है, चेंज नहीं होती। क्योंकि फर्म्स की ये अज्यूम करती है कि अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि कंपटीटर्स जो हैं वो फॉलो नहीं करेंगे। जब भी प्राइस इंक्रीज होगी तो कंपटीटर्स फॉलो नहीं करेंगे इस पैटर्न को, जिससे इस फर्म की डिमांड, जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो मार्केट में कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइस कम करेंगे तो जो कंपटीटर्स है वो फॉलो करेंगे आपको, और इसलिए फिर डिमांड है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि सारे कंपटीटर्स ने आपकी सेम जो आपने प्राइस रखी है उतनी प्राइस घटा के उन्होंने कर दी, तो इससे डिमांड नहीं बढ़ेगी प्रोडक्ट की। इसलिए डिमांड कर्व में किंक्ड होता है, मतलब बैंड होता है, झुका हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑल द राइवल्स चार्ज द सेम प्राइस एज द ओलिगोपोली। ठीक है, जैसे ओलिगोपोली जो चार्ज करती है वही प्राइस सारे जो सेम राइवल्स होते हैं वही प्राइस चार्ज करते हैं, यानी कि सब कंपटीटर्स सेम प्राइस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको असर्शन है, रीजन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो असर्शन दिया हुआ है, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो डिमांड का मतलब होता है
कि किसी स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसका रीज़न। और रीज़न दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। मीन्स जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कर्व पे मूवमेंट होती है, सो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। सो ये रीज़न भी इसका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड। तो डिमांड फोरकास्टिंग के इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड नहीं है। मेथड ए है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, ऑप्शन बी टोटल आउटले मेथड, ऑप्शन सी है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड और ऑप्शन डी है कंट्रोल्ड ओपिनियन मेथड। तो ये सारे तो डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ऐसा कोई भी मेथड नहीं होता। तो ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी। तो क्वेश्चन में आपसे मार्जिनल यूटिलिटी और जो टोटल यूटिलिटी है उसका रिलेशन पूछा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो देखो डायग्राम से समझते हैं। ये है आपका टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे बनाते हैं हम जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका। तो ये डायग्राम हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी का। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गई, यहाँ नेगेटिव हो गई ये वाला, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और यहाँ पे पॉजिटिव है। सो इनका रिलेशन पूछा है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो उस टाइम टोटल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीजिंग होती है। उस टाइम देखो डिक्रीज हो रही है ना टोटल यूटिलिटी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होगी तब टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस एंड इन द फॉरेन मार्केट एट अ लो प्राइस, इट इज सिचुएशन ऑफ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जब एक फर्म अपने प्रोडक्ट को होम मार्केट में तो हाई प्राइस में सेल कर रही है और जो फॉरेन मार्केट है उसमें लो प्राइस पे सेल कर रही है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं। तो इस सिचुएशन को कहते हैं डंपिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डंपिंग। क्योंकि जब भी फर्म डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस चार्ज करती है और जो फॉरेन मार्केट है उसमें लो प्राइस चार्ज करती है, तो इसका रीज़न ये होता है कि जो डोमेस्टिक फर्म है वो फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना चाहती है और जो कंपटीटर्स हैं फॉरेन मार्केट में उनको हटा के वहाँ पे न्यू मार्केट में अपनी जो एंट्री है उसको इजी करना चाहती है। तो ये रीज़न होता है कि फॉरेन मार्केट में फर्म अपनी प्राइस को लो रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज रिवेन्यू कर्व विल नॉट टच द एक्स एक्सिस बिकॉज इट कैन नॉट बी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो AR कर्व है, AR कर्व, तो वो एक्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उसको टच नहीं करता। तो AR कर्व देखो कैसे बनता है, ये होता है AR, ये होता है MR कर्व। तो जो AR कर्व होता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको टच नहीं कर रहा इस लाइन को। तो इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न देखो ये है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस पर यूनिट को। AR मीन्स प्राइस पर यूनिट, और प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो AR देखो AR क्या होता है, ये होता है टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो AR आ गया, और AR क्या प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है प्राइस, गुड्स की प्राइस को। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि प्राइस तो कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए AR कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कि नेगेटिव कभी भी नहीं होती इसकी प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट इन केस। कौन से केस में जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में अपना प्रॉफिट बनाता है। तो इसका मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर्स से डिफरेंट प्राइस पे बेचना। जैसे जो मूवी टिकट है वीकडेज में सस्ती होती है और जो वीकेंड आता है तो उस पर
सेम मूवी टिकट्स महंगी हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनोपोली। क्यों मोनोपोली क्यों होगा? क्योंकि मोनोपोली में केवल एक सेलर होता है, सेलर एक होता है और बायर बहुत सारे होते हैं। तो सेलर के पास प्राइस का फुल कंट्रोल होता है, प्राइस पे फुल कंट्रोल होता है, इसलिए वो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोनोपोली में ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। द नेचर ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स विल बी। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं उसके केस में क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो साथ में यूज़ होते हैं, जैसे कार प्लस पेट्रोल, ठीक है। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो उससे क्या होगा कि लोग कार का यूज़ करना कम कर देंगे, ठीक है। तो कार की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका मतलब पेट्रोल और कार में इन्वर्स रिलेशन है। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो कार की डिमांड कम हो गई ना, तो इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।